जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5G में। दोस्तों इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हम बताए थे कि जब माध्यम की सघनता अधिक हो तो प्रकाश वहां से लौट जाती है, वो होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन जब माध्यम की सघनता अधिक हो लेकिन बहुत अधिक ना हो, जैसे देखिए कि हवा है, यहाँ पे कण दूर दूर है। मान लीजिए कि कोई ऐसा माध्यम है जो इसकी अपेक्षा सघन हो, इसमें कण काफी नजदीक हो लेकिन दो कण के बीच में दूरी हो लेकिन बहुत कम हो, तो ये होता है सघन माध्यम। तो जब इसमें प्रकाश जाती है तब प्रकाश का परावर्तन ना होकर प्रकाश इसमें जाती है लेकिन प्रकाश की गति कम हो जाती है, तो प्रकाश यहाँ से परावर्तित ना होकर अपवर्तित होती है। क्या होगा कि प्रकाश का यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा और स्पीड कम होने के कारण ये अपना दिशा बदल देगी। जैसे ही प्रकाश इस दिशा में जा रही है, जाना तो चाहिए इस दिशा में लेकिन ये नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका गति धीमा हो जाएगा, स्पीड इसका कम हो जाएगा, इसी कारण यह ऐसे मुड़ जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जिसकी सघनता पहले वाली माध्यम की अपेक्षा अधिक हो, तो इसमें प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश जब विरल माध्यम से, इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम से इस सघन माध्यम है, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम, तो प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसका स्पीड कम हो जाता है और यह नीचे की ओर झुक जाती है। तो देखिएगा, समझिए, ये हो गया कोई सघन माध्यम। सघन माध्यम अगर हम प्रकाश के अपेक्षा वायु की अपेक्षा किसी को सघन माध्यम ले तो समझिए शीशा है, एक स्लैब ले रहे हैं हम, शीशा का स्लैब, ये हवा की अपेक्षा सघन होगा। तो जब इसमें प्रकाश आएगी, ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, तो प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चूंकि इस सघन माध्यम है, इसमें दो अणुओं के बीच की दूरी काफी कम है, तो ये होता है सघन माध्यम। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश अपने मूल जो इसका पथ है वहां से विचलित हो जाएगी और यह नीचे की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक लंब खींच देंगे यहां से, ये हो गया लंब। तो ये प्रकाश अभिलंब, इस लंब को हम अभिलंब कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, अभिलंब। तब प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन फिर ई हो गया सघन माध्यम, आई हो जाएगा विरल माध्यम। तो जब यहां से प्रकाश फिर सघन से जब विरल में जाएगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यह सघन माध्यम, यहां हो जाएगा विरल माध्यम। तो समझिए, मान लीजिए कि ये हो गया किरण ए बी, ये किरण आ रही है तो इसे आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहेंगे। और यहां आने के बाद फिर जब विरल, इसकी अपेक्षा सघन है, विरल है, तो जब इससे प्रकाश आएगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और ये दूर चली जाएगी। तो यहाँ पे भी एक हम लंब खींच देंगे, तो यहाँ पे जब प्रकाश आएगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर चला जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो अभिलंब के, और ये अभिलंब की ओर झुक रही है, यहाँ देखिएगा तो अभिलंब से दूर भाग रही है। तो मान लीजिए कि ई प्रकाश है RS, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिलंब से प्रकाश दूर भाग रहा है। क्यों, क्योंकि ये विरल माध्यम है। तो हम बता चुके हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होती है। तो चूंकि यहाँ पे प्रकाश की गति अधिक होगी, इसलिए यहाँ पे ये जो किरण है अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसे कहते हैं निर्गत किरण। चूंकि यहाँ से निकल रही है तो निर्गत किरण, इसको कहेंगे निर्गत किरण। ये हो गया आपतित किरण और ये होगा निर्गत किरण। तो देखिए, इसमें भी दो नियम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिंदु है, यही पे किरण आ रही है और यहाँ से क्या, इसी बिंदु से अपवर्तित हो रही है, यहीं से अपवर्तित हो रही है।
और यहीं पे हम लंब खींचे हैं। तो इसका पहला नियम है कि जो तीनों मतलब आपतन बिंदु और अपवर्तन बिंदु और इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दिखाई दे रहा है, तीनों एक ही तल में है, तो तीनों एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में होगा। तल में कौन कौन, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे प्लस इसको कहते हैं, चूंकि इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे प्लस ये जो तल, ये जो अभिलंब है, अभिलंब बिंदु है, अभिलंब, इसको भाषा में लिख दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है, ये पहला नियम है अपवर्तन का, ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक कोण बन रहा है, परावर्तन में क्या होता था, यहीं से परिवर्तित हो जाती थी, तो ये दोनों कोण बराबर होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों कोण बराबर नहीं होगी। इसमें होगा क्या कि जब यहाँ पे कुछ मान होगा, कोण का कुछ मान होगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो इसका मान बदल जाएगा। देखिए, तो इसको कहते हैं कोई ऐसा यहाँ पे मतलब कि कोई ऐसा चीज हो जो जिसमें डाला कुछ और जाए और निकले कुछ और, ठीक है, तो इस मशीन का नाम है जाया, जिसको इंग्लिश में साइन कहते हैं, इंग्लिश में साइन बोला जाता है, ठीक है। तो इस साइन में अगर हम आई डालेंगे, जैसे ये आ रहा है, तो ये तो खैर आर होबे करेगा, लेकिन यहाँ पे हम साइन का मान इसलिए कहेंगे चूंकि यहाँ पे कुछ मान रहेगा, मान लिया कि 30 होगा, तो यहाँ पे दूसरा मान होगा, 30 ना होगा। ये एक मशीन है जिसमें कुछ डालिएगा तो कुछ और देता है। देखिए कैसे, जैसे साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो हम साइन में डाले 90 डिग्री, लेकिन निकला 1, क्या निकला, कांस्टेंट मान निकला, स्थिर मान निकला। तो इसी नियम कहते हैं, तो ये आई आएगा, तो इसको लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। इसका जो मान होगा ये स्थिर मान होगा, कांस्टेंट मान होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं स्थिरांक, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कांस्टेंट, इसका मान कांस्टेंट मान होगा। तो ये दो गो नियम है अपवर्तन का। इसी नियम को चूंकि इसको दिया था स्नेल ने, इसलिए इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ये दो गो नियम है अपवर्तन का, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। हम अपवर्तन समझ गए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है हम इसको समझ गए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं और क्या क्या होता है इसको हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, इसको हम वॉश आउट कर रहे हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं अपवर्तन का। जब कोई गिलास होगा, उसमें पानी भरा होगा, ठीक है, उसमें पानी रखा जाता है, तो उसमें छड़ को डालिएगा तो वो अपने वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, या पानी में मछली को देखिएगा तो अपने वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। या आप कह सकते हैं कि तारा जो टिमटिमाता है ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, देखिए, मान लीजिए कि एक प्रकाश, एक माध्यम है, कोई भी माध्यम है भी, इसमें प्रकाश का कोई चाल होगा, कुछ चाल होगा, और एक और माध्यम है जिसमें प्रकाश का, इसमें भी कुछ प्रकाश का चाल होगा। तो दो माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। जैसे हवा में प्रकाश का चाल अलग होता है, पानी में प्रकाश का चाल अलग होता है, कांच में प्रकाश का चाल अलग होता है। तो दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि V1 है एक माध्यम में और V2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल, तो इसी के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहेंगे। बहुत सिंपल है। और अपवर्तनांक को n से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से। तो हम कहेंगे अपवर्तनांक बराबर कितना हो गया, एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहेंगे। इसको याद रखिएगा। परिभाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना, इसका ये जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो समझिएगा,
किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम प्रकाश का वेग जो निर्वात में होता है उसके निरपेक्ष में निकाले तो उसे हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम हवा में जो प्रकाश का गति होता है उसके निरपेक्ष में निकाले तो हम कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए कैसे होता है, इसको भी n से ही लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया प्रकाश का वेग निर्वात में कांस्टेंट होता है, स्थिर। कितना होता है वो हम पहले बता चुके हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना तो फिक्स होता है, तो हमें लिख देंगे वेलोसिटी इन एयर। इतना फिक्स है क्योंकि इसी के निरपेक्ष हमको निकालना है। मान लीजिए किसी भी माध्यम में निकालना हो प्रकाश का चाल, किसी भी माध्यम में, तो उस माध्यम का m माने मीडियम, तो ये होगा फॉर्मूला, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर एयर में प्रकाश का वेग मतलब हवा में प्रकाश का चाल अब बाटा जिस माध्यम का निकालना हो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, इसी को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ गए? इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको अपवर्तनांक दे दिया 1.5, अपवर्तनांक कितना है 1.5, और कह रहा है कि वाटर में प्रकाश का वेग कितना होगा, इसको निकालिए। वाटर में प्रकाश का वेग, देखिए दोनों में से कौन को मान दे सकता है, या दे देगा आपको वाटर में प्रकाश का वेग और कहेगा इसका अपवर्तनांक निकालिए। तो यही फॉर्मूला लग देगा। एयर में आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब बाटा वाटर में जो देगा उसका। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे अपवर्तनांक दे दिया है, एन का मान दे दिया है और कह रहा है वाटर में प्रकाश का चाल ज्ञात कीजिए। हालांकि हमें याद है कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन हमें यहाँ निकाल के बताना है कैसे आएगा। तो देखिए, चूंकि हमको सूत्र पता है कि अपवर्तनांक बराबर यानी कि एन बराबर इसी सूत्र से वेलोसिटी इन एयर जो कांस्टेंट होता है आपको पता है, और ये जो दिया है वाटर में प्रकाश का वेग, इसको लिख देंगे हम वेलोसिटी इन वाटर। यहाँ कोई भी मीडियम है तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया वाटर, तो यहाँ वाटर लिख देंगे। अब देखिए, चूंकि पता है कि एयर में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो एयर में प्रकाश के चाल को c से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है वेलोसिटी इन वाटर। चूंकि ये पता है हमको, ये वाला मान पता है 1.5, इसका भी मान हमें पता है कितना होता है प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम पहले बता दिए हैं। देखिए आई लिखेंगे वेलोसिटी इन वाटर, तो ध्यान से देखिएगा, चूंकि इसका मान भी दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन वाटर ये हमको निकालना है v इन वाटर। ठीक है, देखिएगा 1.5 दूना 3, 1.5 के पहाड़ा दो बार पढ़िएगा तो 3 आएगा, 1.5 दूना 3, इसका मतलब देयरफॉर इसलिए वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें पहले से याद था लेकिन यहाँ पे निकाल के हम बतला दिए। ठीक है, तो जब भी देगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते किसे है, इंपॉर्टेंट ई है। और प्रत्येक हर एग्जाम में देखिएगा, अगर आप 5 गो सेट बनाइएगा तो कम से कम 3 गो सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। अपवर्तनांक दे देगा और कोई भी एक माध्यम दे देगा जिसमें कहेगा कि प्रकाश का वेग निकालिए। ठीक है, तो हमको ये तो पता है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ हमको जिसमें निकालना होगा उसका हम निकाल लेंगे। और ई दिया होगा आपको, या तब उस माध्यम में प्रकाश का वेग दे देगा या अपवर्तनांक दे देगा, तभी एक पूछेगा। दोनों में से कोई एक देगा, एक पूछ लेगा, चूंकि एक स्थिर है। प्रकाश का वेग निर्वात में स्थिर रहता है। अब समझते हैं गोलीय लेंस के बारे में। इसके बाद वाला टॉपिक है गोलीय लेंस, उसको देखिएगा। हम समझेंगे इसमें कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पढ़ेंगे हम गोलीय लेंस। गोलीय लेंस
देखिए गोलीय लेंस मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होगा उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए इसको ई जो है उत्तल लेंस, ये दो गोला से मिलके बनता है। दो गोला से मिलके बनता है। कैसे? देखिए एगो ई गोला है और एक ई गोला है। इसका भी एगो सेंटर होगा यहाँ पर, इसका भी एक सेंटर होगा C1 C2। तो हम इसको अगर डिलीट कर दे, इसको मिटा दे, देखिए यहाँ से हम इसको वॉश आउट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो बनेगा ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस मोटा होता है, देख के आप बता सकते हैं उत्तल लेंस मोटा होता है। और ये कई गो गोला से मिलके बना है? दो गोला से मिलके बना है, इसलिए इसका सेंटर भी दो गो होगा। ठीक है, इसका कुछ मतलब कि इसमें प्रकाश कैसे जाता है इसको देख लीजिए। तो ये दोनों सेंटर को अगर मिला देंगे तो ये होता है मुख अक्ष। ये मुख अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश इसमें इसे जब जाती है तो यहाँ से अपवर्तन के बाद यहाँ पे मान लीजिए फोकस होगा। सेम उस तरह होता है जैसे आप दर्पण में पढ़े हैं कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकल लेंथ, यहाँ पे होता है फोकस। इसका भी यहाँ पे थोड़ा और इधर कर देंगे, तो हो जाएगा C1 ये C2, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। इसका आधा होता है फोकस, तो यहाँ से प्रकाश यहाँ पे प्रकाश जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी तो अपवर्तन के बाद यहाँ पे जाएगी। देखिए ये प्रकाश को कलेक्ट कर देता है, एक जगह पे कलेक्ट कर देता है, यानी कि अभिसारित कर देता है। इसलिए इसमें देखिएगा ये मोटा है, इसमें प्रकाश अधिक दूर तक नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि ये मोटा है, इसी कारण इसमें प्रकाश अधिक दूर तक नहीं जा पाती है। तो पहले लिखिएगा कि चूंकि प्रकाश को एक जगह पे कलेक्ट कर देती है, इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, इसको कन्वर्जिंग हिंदी होता है अभिसारी अभिसारी। दूसरा इसमें देखिएगा, इसमें जो इसका जो मतलब कि फोकल लेंथ होगा, हम बताएं कि जब चीन के ये जो है एक्स, ये होता है एक्स अक्ष, एक्स डैश। तो जब इधर बनता है, इधर बनेगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। इधर बनता तो पॉजिटिव होगा। तो इसका ई फोकल लेंथ कहाँ बन रहा है? इधर बनेगा, इधर बनेगा ना, तो क्या होगा? अगर इधर बनेगा तो पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और इसका क्षमता अधिक होगा। क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। तीसरा में लिखिएगा क्षमता पावर अधिक मतलब जूमिंग पावर अधिक होगा। इसमें देखिएगा ये भी दो गोला से मिलकर बनता है। कैसे? इसको देख लीजिए, ये एक गोला है और ये एक गोला है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इस सबको हटा देंगे। देखिए अभी बन गया आपका अवतल लेंस। इसमें भी मुख्य अक्ष देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर होगा, दो गोला से मिलकर बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दो गो सेंटर होगा C1 C2। देखिए जब इसमें प्रकाश यहाँ से जाती है तो अपवर्तन के बाद यहाँ से ऐसे चली जाती है,
यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ से अपवर्तन के बाद ऐसे चली जाती है, अर्थात ये प्रकाश को क्या कर दे रहा है, बिखेर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन के बाद आता नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ पे एफ होगा, देखिए। तो ये प्रकाश को डाइवर्ट कर दे रहा है, ठीक है, बांट दे रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। दूसरा इसका जो फोकल लेंथ होगा, देखिएगा ये कहाँ बन रहा है, फोकस इधर बन रहा है, तो फोकल लेंथ भी इधर होगा, यानी कि इस साइड में होगा एक्स डैश की ओर, तो इधर माइनस होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, एफ माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तीसरा इसका क्षमता कम होगा, क्षमता क्या होगा, क्षमता कम होगा, माने जूमिंग पावर इसका कम होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे गोलीय। देखिए ई लेंस भी, उत्तल लेंस में 3 प्रकार का हो जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बता दे रहे हैं इसमें 3 प्रकार होता है। पहला देखिए, अगर इसका एक पार्ट समतल हो, इस उत्तल लेंस का एक भाग समतल हो, तो इसको समतो उत्तल कहते हैं। इसका नाम है समतो उत्तल, यानी कि प्लेन कन्वेक्स लेंस। क्या, प्लेन कन्वेक्स लेंस। और एक होता है इसी में, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल, इसी में दोनों हो जाता है, ठीक है, अवतल उत्तल। तो इसमें उत्तलोत्तल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं कन्वेक्स कॉनकेव लेंस, इसको कहेंगे कन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है। और एक होता है जो दोनों इसी में होता है, जो ई वाला है, दोनों होगा इसमें, ठीक है, ई वाला, तो इसको कहते हैं उभय उत्तल। उभय मान होता है 2, इसलिए इसको डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बता दिए हम। देखिए अब यहाँ पे पढ़ना आपको लेंस के द्वारा अपवर्तन के नियम, लेंस के द्वारा अपवर्तन के नियम। देखिए इसमें 3 गो नियम है, 3 गो नियम अगर आपको याद है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये आप याद कर सकते हैं। तो वो तीनों नियम को देख लीजिए, क्या है वो नियम, इंपॉर्टेंट है। उसी 3 गो नियम से पूरा आपका इमेज बन जाएगा, वो अलग से वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि देख वो भी हम बतला देंगे कहाँ पे वस्तु रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। देखिए पहला नियम है अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया मुख अक्ष, ठीक है। तो इसमें यह होगा सेंटर, यहाँ पे हो गया C2, इसका आधा होता है फोकस, इसको हम F2 कह देंगे और इधर F1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नियम है कि अगर प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, कहा मुख अक्ष के समानांतर जाएगी, तो यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया पहला नियम कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, सेम उत्तल लेंस लेंगे, दोनों में सेम होता है, अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन हम उत्तल लेके समझा रहे हैं। देखिए दूसरा नियम है, ये आपका हो गया, देखिए इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र, ठीक है, प्रकाश केंद्र इसी को कहते हैं। हालांकि उस सब हम अलग से बतलाएंगे कि किसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया सेंटर 2, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका फोकस, ये F2 हो गया, F1 हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण इस फोकस से होके जाए, कहाँ से, फोकस से होके, मतलब ऐसे समझिए, अगर फोकस से होके जाएगी, फोकस से, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, जब लेंस से इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समानांतर चली जाती है,
ये दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तीसरा नियम देखिएगा, तीसरा नियम कहता है कि इसी लेंस में अगर प्रकाश की किरण, ऊपर लिख दे रहे हैं देखिए, तीसरा नियम है कि लेंस में, ये आपको अगर लेंस, ये हो गया प्रकाश केंद्र, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया C1 C2, कहीं कुछ लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत ना है, ये हो गया F1, ये हो गया F2। देखिए तीसरा नियम कहता है कि अगर प्रकाश की किरण इसके प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ से, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी, तो इसमें अपवर्तन नहीं होता है, सीधे निकल जाती है, प्रकाश केंद्र जाएगी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये 3 गो नियम आप याद रखिएगा, आपका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा, कहाँ पे वस्तु रखिएगा, इसी 3 गो नियम से बनता है। और 3 गो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब बनाने के लिए। हालांकि वो तो हम बताएंगे कहाँ पे बनेगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर द्वारा बतलाना, उसका प्राकृतिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए कि कहाँ पे वस्तु रखी जाती है तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। देखिए अनंत होता है एक, अनंत, यहाँ पे रखे 2F1, एक होता है F1, ये होगा अनंत, 2F2 F1 F2। देखिए याद रखने के लिए इसको केवल याद रखिएगा, अपना से प्रयास कीजिएगा बनाने का, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तब प्रतिबिंब बनता है 2F पर। ठीक है, और अनंत और 2F1 ये दोनों के बीच में रखते हैं, अनंत और 2F1 के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब बनता है F2 और 2F1 के बीच में। और जब 2F1 पे रखेंगे तब प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। और जब प्रतिबिंब इस दोनों के बीच से, मतलब 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। और जब F1 पे रखेंगे तब प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इस सब को हम बतलाएंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में इसके प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेंस क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे लेंस समाप्त हो जाएगा।